हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 4 जिसका नाम है कि चांद से थोड़ी सी गप्पें, तो इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। कविता से प्रश्न 1। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि कह है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ करके बैठा है। ख है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। यानी कि क वाला कथन ज़्यादा सही है या ख वाला, इन दोनों में से आप किसे सही मानते हो। तो उत्तर है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की यह कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर को ओढ़ करके बैठा है। यह आशय ही सही है, अर्थात जो क वाला आशय है वही ज़्यादा सही है। प्रश्न 2। कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो यहाँ पर देखिए दिन दे रखा है, जैसे पूर्णिमा के दिन, तो उसका कारण बताओ। फिर है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, तो फिर उसका कारण बताओ। और प्रथमा से अष्टमी के बीच, तो इसका भी कारण बताओ कि उस दिन कवि ने चांद से गप्पे कैसे लगाई होगी, उसका हमें कारण बताना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में तो सबसे पहले दिन है पूर्णिमा का दिन, तो इसमें कारण है कि इस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है। फिर है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, तो चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में वह एकदम गोल हो जाता है, अर्थात अष्टमी से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा तक आते आते चांद एकदम गोल हो जाता है। फिर है प्रथमा से अष्टमी के बीच, तो इसमें क्या होता है कि कृष्ण पक्ष में गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है और अष्टमी के आने तक वह आधा रह जाता है। तो अतः कवि ने चांद से पूर्णिमा के दिन गप्पें लगाई होंगी, क्योंकि उस दिन चांद बिल्कुल गोल हो जाता है। तो उस दिन चांद पूरा होता है, पूर्ण रूप से दिखाई देता है, तो उसी दिन कवि ने चांद से गप्पें लगाई होंगी। प्रश्न 3। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह से छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे। ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख करके दिखाओ, यानी कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको बोलने से हमारे मन में चित्र की आकृति पैदा होती है। तो देखिए उत्तर है कि गोल मटोल शब्द के अक्षरों को कैसे गोल मटोल। फिर है घटते शब्द के अक्षरों को घटते, इस तरह से अलग अलग करके लिख करके दिखाया है। बढ़ते शब्द के अक्षरों को बढ़ते, तो थोड़ा सा इनको दूर दूर करके लिखते हैं, तो हर शब्द में से अलग अलग इसमें से ध्वनि निकलती है और उसका वैसा ही चित्र हमारे मन में उभरता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा। चिढ़ करके वह उन बातों का क्या जवाब देगा। अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो उत्तर है कि चांद के घटते बढ़ते आकार को कभी ठीक ना होने वाली बीमारी कहने की बात पर वह सबसे अधिक चिढ़ेगा। यानी कि चांद से जब बार बार कहते हैं कि तुम्हारा आकार तो घटता बढ़ता है, तो यह कोई बीमारी है, तो इस बात से चांद सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा। चांद चिढ़ कर के जवाब देगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ।
मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार ही छोटा बड़ा या पतला मोटा होता हूँ। तुम ऐसे नहीं हो सकते, बीमारी से तो तुम ग्रस्त रहते हो। तो इस तरह से हमारे कल्पना के अनुसार चांद ने ऐसा जवाब दिया होगा। प्रश्न 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इस तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स बना रखा है जिसमें दे रखे हैं कि पेड़ से गप्पे आपको लिखनी है कि अगर पेड़ आपको मिल जाए तो आप उससे किस तरह से गप्पे लगाओगे। बिजली का खंभा, सड़क और पेट्रोल पंप। तो इन सब से आपको, अगर आप इनसे मिलो तो किस तरह से आप इनसे गप्पे लगाओगे या बातचीत करोगे, यह हमें यहाँ पे लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है सूरज से गप्पे। सूरज से गप्पे अगर हमें करनी होंगी तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि सूरज तुम तो हमेशा तपते रहते हो, सुबह शाम तो गुस्से में लाल होते हो, दिन में आग बरसाते हो। शायद आग से तपने पर तुम भी पश्चिमी समुद्र में डुबकी लगाते हो, तुम भी विश्राम करते हो, रात में सो जाते हो। पश्चिमी समुद्र में डुबकी लगाने का मतलब कि पश्चिम दिशा में सूरज शाम के समय डूब जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि पश्चिमी समुद्र में डुबकी लगाई हो। और रात को जब अंधेरा हो जाता है तब क्या लगता है कि अब सूरज रात को सो गया है। अब है पेड़ से गप्पे। तो पेड़ से गप्पे में हम पेड़ से क्या कहेंगे कि पेड़ तुम कितने अच्छे हो, सभी को फूल फल और छाया देते हो, स्वयं सर्दी गर्मी बरसात सहते हो, पक्षियों को आसरा देते हो, हवा में मस्त होकर के झूमते हो, क्या तुम घर बनाकर नहीं रह सकते? तो यह सब गप्पे हम पेड़ से करेंगे। बिजली का खंभा। सड़क के किनारे सदा एक सी हालत में खड़ा यह बिजली का खंभा न जाने क्यों सिर में आग का गोला रखता है, न जाने यह क्यों जलता रहता है। शायद यह अंधेरे को डराने के लिए ऐसा करता है। फिर है सड़क से गप्पे। सड़क तुम हमेशा लेटी रहती हो, राहगीर तुम्हें पैरों से कुचलते हैं और जबकि तुम उन्हें मंजिल तक पहुंचाती हो। तुम सहनशील हो, सदा परोपकारी बनी रहती हो। फिर है पेट्रोल पंप से गप्पे। पेट्रोल पंप रहता सदा खड़ा, लोहे का कवच पहने, उगलता रहता सदा तेल। सारे वाहन उससे मांगते भीख, वह देता सभी को पेट्रोल, परंतु मुँह से कुछ भी बोलता नहीं है, वह केवल इशारों में ही सब कुछ बताता है। तो यह हम सब पेट्रोल पंप से गप्पे करेंगे। भाषा की बात। प्रश्न 1, चांद संज्ञा है। चांदनी रात में जो चांदनी है वह विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि क है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। ख है कि इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बनाया गया है। तो इस बॉक्स में जो ये शब्द दे रखे हैं जैसे गुलाबी पगड़ी, ठंडी रात, मखमली घास, जंगली फूल, कीमती गहने, कश्मीरी भाषा। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर ये विशेषण बने हैं और इनके लिए हमें एक एक संज्ञा भी लिखनी है, संज्ञा शब्द भी इनके लिए लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। अब शब्द है गुलाब, इसमें प्रत्यय लगाया है ई, तो विशेषण क्या बन गया? गुलाबी। और एक संज्ञा शब्द गुलाबी शहर। अब है शब्द मखमल, मखमल में ई प्रत्यय लगाया तो क्या बना? मखमली। और इसके लिए संज्ञा शब्द क्या हुआ? मखमली चादर। कीमत शब्द क्या है? कीमत, इसमें ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? कीमती। और एक संज्ञा शब्द कीमती घड़ी। फिर है ठंड, इसमें ई प्रत्यय लगाया तो क्या बना? ठंडी। और संज्ञा शब्द क्या हुआ इसके लिए? ठंडी जगह। अब है जंगल, जंगल में ई प्रत्यय लगाया तो क्या बना? जंगली। और इसके लिए एक संज्ञा शब्द जंगली जानवर। अब है कश्मीर, कश्मीर में जब ई प्रत्यय लगाया तो क्या बना? कश्मीरी। और इसके लिए एक संज्ञा शब्द कश्मीरी सेब या शॉल। प्रश्न 2, गोल मटोल गोरा चिट्ठा।
कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से बिल्कुल मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार युग्म सोच करके लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो जैसे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हैं वो हमें ढूंढने हैं और उनका फिर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों में भोला भाला। अब इसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है कि वह बालक एकदम भोला भाला लगता है। अब है सड़ा गला। सड़ा गला का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सड़ा गला अनाज तो पशु भी नहीं खाते हैं। फिर है दुख दर्द। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि गरीबों का दुख दर्द समझना चाहिए। फिर है सीधा सादा। तो सीधा सादा का वाक्य में प्रयोग होगा कि सीधा सादा जीवन गांधी जी को प्रिय था। अब न मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द, यानी कि उनमें जोड़ों में तो वो होते हैं लेकिन वो उनके अर्थ आपस में मिलते जुलते नहीं हैं। जैसे है तर बतर। अब इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि किसान पसीने से तर बतर हो गया। फिर है चाय वाय। तो मेहमान को चाय वाय पिलाओ। तो ये शब्द युग में तो हैं लेकिन इसमें जो पीछे वाला शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये ऐसे शब्दों का युग्म है, जोड़ा है। फिर है मोटा मुस्तंड। तो इसका वाक्य में प्रयोग है कि रामू तो मोटा मुस्तंड है। फिर है हक्का बक्का। अचानक पुलिस आ जाने से बदमाश हक्का बक्का रह गया। प्रश्न 3, बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं। क है कि गोल आकार का और ख है कि गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोच करके उनमें ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। अब देखिए शब्द है अंबर। तो इसके दो अर्थ हैं, क है वस्त्र और ख है आकाश। यानी कि अंबर के दो पर्यायवाची शब्द हो गए वस्त्र और आकाश। तो वस्त्र का हम वाक्यों में प्रयोग देखते हैं कि साधु गेरुआ अंबर धारण करते हैं। साधु गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंबर का अर्थ क्या हुआ, वस्त्र। अब ख में है आकाश। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। तो यहाँ पर अंबर का अर्थ क्या हुआ, आकाश। अब है शब्द आराम। तो आराम के दो अर्थ हैं, एक तो विश्राम और एक है बगीचा। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि थोड़ी देर आराम के बाद हम पढ़ने लगे। तो यहाँ पर आराम का अर्थ क्या है, विश्राम करना। अब है बगीचा। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि इस आराम में अनेक प्रकार के फूल हैं। तो यहाँ पर आराम का क्या अर्थ है, बगीचा। अब है शब्द है तीर। तो तीर का देखिए मतलब क्या होता है, तीर यानी बाण और तीर यानी किनारा। तो बाण अगर है तीर का मतलब, तो इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कि अपने मनोरंजन के लिए पक्षी पर तीर मत चलाओ। तो यहाँ पर तीर का क्या मतलब है, बाण। फिर है तीर का मतलब किनारा। तो इसका अर्थ है, वाक्यों में प्रयोग देखते हैं कि नदी के तीर पर पक्षी कलरव कर रहे थे। तो यहाँ पर तीर का अर्थ क्या है, किनारा। तो इस तरह से शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ दो अलग अलग हैं। प्रश्न 4, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो उत्तर है, शब्द और वाक्य में प्रयोग है कि ताकि। तो पहला है इसका वाक्य में प्रयोग कि अपराधी को दंड दो ताकि वह फिर से ऐसा ना करे। तो यानी कि ये दो जो वाक्य हैं उनको जोड़ने का काम करता है। फिर नंबर 2 है इसका वाक्यों में प्रयोग कि यह गली बंद है ताकि कोई इधर ना आ सके। अब है जबकि। तो जबकि का देखिए वाक्यों में प्रयोग, तुम सो रहे हो जबकि मैं पढ़ रहा हूँ। और दूसरा है इसका कि तुमने खाना नहीं खाया जबकि मैं खा चुका हूँ। अब है चूंकि। इसका है वाक्यों में प्रयोग कि चूंकि वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। इसका दूसरा है वाक्यों में प्रयोग
कि चूंकि बस खराब हो गई थी इसलिए वह समय पर नहीं आ सका। अब है हालांकि। हालांकि का वाक्य में प्रयोग है। नंबर 1 कि हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल अच्छी है। और दूसरा है वाक्य में प्रयोग कि हालांकि चोर भाग गया परंतु अपने पीछे सुराग छोड़ गया। प्रश्न 5 गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो इसमें देखिए शब्द है सबसे पहले गप। तो गप का अर्थ क्या हुआ कि काल्पनिक तथा कोरी बातें, अपनी कल्पना से बनाई हुई बातें। गपशप अर्थात निरुद्देश्य बातें जिनका कोई मतलब नहीं होता है, बिना उद्देश्य के बातें। फिर गपबाजी, बेमतलब की कोरी बातें। तो इस तरह से गप, गपशप और गपबाजी इन शब्दों के में जो अंतर है वो हमने देखा। कुछ करने को, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए अर्थात चक्कर लगाते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है अर्थात चक्कर लगाता है। इन्हीं 2 परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो चंद्रमा भी एक तरह से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इन्हीं से मास और वर्ष की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिन में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, पखवाड़ा कहते हैं जिन्हें। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह से एक वर्ष के 12 महीनों में 6-6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारे जो 12 महीने होते हैं वर्ष के, उसके नाम हैं। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30 दिन के नहीं होते हैं, यानी कि इसमें कुछ महीने 30 दिन के और कुछ महीने 31 दिन के होते हैं। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30, फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31। तो ये एक याद करने के लिए एक कविता के रूप में इसको बनाया है, लिखा है। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। आपके सामने ये 2 कैलेंडर दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये जो दूसरा वाला कैलेंडर है यही वाला ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि ये हिंदी कैलेंडर है, हिंदी पंचांग के अनुसार चलता है, और ये अंग्रेजी वाला कैलेंडर है। अब इन दोनों कैलेंडरों को हमें देखना है और इनमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर हमें देने हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं और उत्तर जानते हैं। क्या है कि दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? ख है कि दिए गए कैलेंडरों में अंतर स्पष्ट करो, यानी कि दोनों कैलेंडरों में क्या अंतर है। और ग है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है। तो देखिए सबसे पहले क का उत्तर देखते हैं कि प्रथम कैलेंडर में संवत 2063 चंद्रमा के अनुसार है, महीने के दिन भी उसी के अनुसार है, यानी कि इसमें दिनों की गिनती चंद्रमा के परिभ्रमण के आधार पर निर्धारित की गई है। अब ख है कि दिए गए कैलेंडरों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो प्रथम कैलेंडर हिंदी कैलेंडर में महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित है। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। और द्वितीय कैलेंडर अंग्रेजी का कैलेंडर कोई वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार
365 दिनों की होती है। इससे वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया जाता है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते हैं। अब है गए कृष्ण पक्ष, अर्थात पूर्णिमा तिथि के बाद जब चंद्रमा लगातार घटता जाता है और अंत में एकदम घट करके अत्यंत पतला हो जाता है, तब प्रतिपदा से अमावस्या तक की 15 दिन की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण का मतलब होता है काला, यानी कि जब आकाश बिल्कुल काला होता है, कोई चंद्रमा की रोशनी उसमें नहीं रहती है, तब उस पक्ष को क्या कहते हैं? हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, जिसमें कि जो चांद है वह लगातार घटता जाता है और अंत में एकदम से घट करके पतला या बिल्कुल ही आकाश में से गायब हो जाता है। तो उस पक्ष को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो वह पक्ष कब होता है? प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के 15 दिन की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। फिर है शुक्ल पक्ष, कि जब चंद्रमा प्रथमा या प्रतिपदा तिथि से लगातार बढ़ता हुआ पूर्णिमा तक पूरी तरह से गोल हो जाता है। अब अमावस्या के बाद में जब फिर से प्रतिपदा या प्रथमा आती है तो उसमें क्या होता है कि चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ और जब पूर्णिमा की तिथि तक आती है, यानी कि 15वें दिन तक पूरी तरह से गोल हो जाता है, अर्थात प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो 15 दिन की उस अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।